हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट्स ऑल्सो, जिसका बेसिक्स थोड़ा सा वीक है। बट मेरा जो फोकस रहेगा वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स, वो भी खास करके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांचेस के छात्र छात्राओं के लिए। और ये जो वीडियो है ये बेसिकली इंक्लाइंड रहेगा टू द झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेबस ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो उसमें हम लोगों का एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, उसमें से एक सब टॉपिक है जिसका नाम है सिंगल फेज एसी सर्किट्स। ठीक, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चूँकि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर किसी को भी बीच में कहीं पे भी कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ स्टॉप करके रिवाइंड करके आप लोग पीछे से देख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ या धीरे बोल रहा हूँ। ठीक, तो कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक, तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसा कि ये टॉपिक का नाम है सिंगल फेज एसी सर्किट्स, तो बेसिकली हम लोग सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिंगल फेज सप्लाई जाता होगा। ठीक, अब सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। देखिए, अगर हम लोग नेटवर्क थ्योरी की भाषा से समझने का प्रयास करें कि सर्किट क्या होता है, तो सर्किट बेसिकली इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ which contains active and passive circuit elements in series or parallel or a combination of both। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ विच कंटेन्स एक्टिव एंड पैसिव सर्किट एलिमेंट्स सी इन सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पे एक वर्ड आया जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव कहने का मतलब क्या, ऑल सोर्सेस। अब पैसिव कहने का मतलब क्या, सारा लोड्स। और लोड्स में बेसिकली आर एल और सी ही होता है। ठीक, और सोर्सेज में हो गया वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, ये दो चीज़ होता है। ठीक, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जन्म लेता है एक सर्किट। ठीक है, अगर सबसे सिंपल और फंडामेंटल सर्किट की बात करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा है। मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस लगा है और एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक, सोर्सेज भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, डीसी सोर्स होते हैं, एसी सोर्स होते हैं, लेकिन हम लोग का जो डिस्कशन है वो कन्फाइंड रहेगा एसी सर्किट्स। मतलब कि ये एक एसी वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और ये चूँकि हमारे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स भी है और एक लोड भी है, लोड में आर आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सर्किट बोल सकते हैं क्या, जी हाँ बोल सकते हैं, सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक सिंपल डेफिनेशन किसी भी सर्किट का। तो सिंगल फेज एसी सर्किट्स की चर्चा में हमारे पास जो पहला और सबसे बेसिक सर्किट जो आता है वो आता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। ठीक है, क्या आता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट को मैं स्मॉल लिखता हूँ, CKT। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचेगा क्योंकि आपको पता है कि समय आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। ठीक है, तो
तो सर्किट है और चूंकि एसी सप्लाई दे रहे हैं इसलिए एसी हो गया। और चूंकि सप्लाई जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल फेज और एक होता है थ्री फेज। तो हम लोग चूंकि सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो इसलिए सिंगल फेज एसी सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें से सिंगल फेज एसी सप्लाई जाए, उस टाइप का सर्किट को हम लोग सिंगल फेज एसी सर्किट बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है तुम्हारा आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो है वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे हम लोग प्योरली बात करें तो प्योरली का क्या मतलब होता है, मतलब कुछ चीज़ इम्प्योर भी होता है क्या? हाँ होता है। मतलब प्योरली कहने का तात्पर्य ये है कि सर्किट में ओनली रेजिस्टिव एलिमेंट्स प्लस सोर्स इन सीरीज कनेक्टेड। ठीक, अच्छा एक और चीज़, हम लोग अभी सिर्फ सीरीज़ का बात कर रहे हैं, पैरेलल की बात बाद में करेंगे। तो बेसिकली इसलिए सीरीज़ यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है, ये सीरीज़ है क्योंकि पैरेलल का चर्चा अलग है और सीरीज़ का चर्चा अलग है। ठीक, तो सीरीज़ याद रखिएगा, सर्किट विथ ओनली रेजिस्टिव एलिमेंट्स प्लस सोर्स इन सीरीज कनेक्टेड। अब वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे हम लोग वोल्टेज सोर्स को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि वोल्टेज सोर्स काफ़ी इजीली अवेलेबल है और प्रैक्टिकली बनाया भी जा सकता है। तो इसलिए अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ करंट सोर्स का हम लोग जिक्र करेंगे, बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास वोल्टेज सोर्स इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो और प्योरली वर्ड मतलब क्या, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है उस सर्किट को बनाने में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग एक सर्किट को ड्रॉ करें जो कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t है एंड दिस इज R, चूँकि यहाँ पे करंट है। ठीक, तो अब ये जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग कोई भी सर्किट एलिमेंट अगर यदि हम लोग यूज़ करते हैं, या चाहे वो R हो, L हो या C हो, ठीक, इन तीनों में से कुछ भी एलिमेंट हम लोग अगर यदि यूज़ कर रहे हैं तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में हमारे पास कैसा रिलेशन आएगा। कैसा रिलेशन कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम लोग एसी का बात करें तो एसी में क्या होता है कि एक फेज़ एक क्वांटिटी होता है। फेज़ मतलब कि चूँकि एसी का जो वेव होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो ये है वेव है वो समय के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करता है। तो इस सर्किट एलिमेंट के आने के कारण क्या इसमें कुछ बदलाव है, अगर है तो कितना है, और नहीं है तो क्या है उसका शेप और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो सर्किट है इस चीज़ की चर्चा करने के बाद हम लोग इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बहरहाल देखिए हमारे पास जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है इसमें से हम लोग क्या क्या चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला चीज़ करंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, करंट को फाइंड आउट करने का बात रहा तो मतलब इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड प्लस वेव का शेप, इस दोनों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग करंट का दो टाइप होता है ना, एक होता है एवरेज वैल्यू और एक होता है आरएमएस वैल्यू। ठीक, इस दोनों के बारे में भी चर्चा होगी। ठीक है, उसके बाद लास्टली हम लोग फाइंड आउट करेंगे पावर। अब पावर भी तीन टाइप का हो सकता है, क्या क्या, इंस्टेंटेनियस, फिर आरएमएस और एक एवरेज। क्योंकि हमारे पास अगर यदि करंट तीन तरीके का है, हाँ यहाँ पे इंस्टेंटेनियस भी मैं लिख देता हूँ, करंट अगर ये तीन तरीके का है तो जो पावर होगा वो भी तो तीन तरीके का होगा ना। ठीक है, तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपने पास ये सर्किट। अभी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको छोटा कर देता हूँ। सॉरी क्या हो गया, इसको साइड कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। ओके ये ठीक है। सो
प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा करंट का वैल्यू को। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर, सिंपल। और यहाँ पे V क्या है? VM साइन ओमेगा टी बाय आर। ठीक, अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और कंप्रेस करके ऐसे लिख सकते हैं क्या? I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि हमारे पास आई एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी एम बाई आर के बराबर हो जाएगा। देखिए, ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज का। ठीक है, और रेजिस्टेंस तो खैर कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर सर्किट का, तो इसका मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट को जन्म देगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम करंट आ गया। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, INSTAN, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये आ गया पहला चीज़ हमारा निकल चुका है। नेक्स्ट, अब हम लोग इस पर्टिकुलर वेव का शेप देख लेंगे। शेप देख लेते फिर एवरेज और आरएमएस की तरफ जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास इस शेप को जानने के लिए पहले उस चीज़ को जानना पड़ेगा जिस चीज़ पे करंट डिपेंड कर रहा है। करंट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे और रेजिस्टेंस पे। चूँकि रेजिस्टेंस का अपना कोई शेप है नहीं, लेकिन वोल्टेज सोर्स का तो अपना शेप है ना। क्या है कि वो जो एक एसी सोर्स है। ठीक, अगर यदि अब एक एसी सोर्स है तो एसी सोर्स का जो शेप होता है वो एक साइनोसॉइडल नेचर का होता है। ठीक, तो सपोज हमारे पास ये हो गया अपना वोल्टेज का शेप, क्योंकि एसी है तो जो करंट हो जाएगा वो कैसा होगा? कुछ ऐसा ही होगा ना। ठीक, तो ये जो ब्लू वाला है ये आ गया अपना करंट, और कौन सा करंट? इंस्टेंटेनियस करंट। और ये जो रेड वाला है ये आ गया अपना वोल्टेज, ये भी तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया। और ये जो हमारा ग्राफ है वो किसका है? समय के रिस्पेक्ट में, समय नहीं ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। और ये हो मैग्नीट्यूड तो खैर देना नहीं, ये हो गया 0, ये हो जाएगा पाई एंड दिस इज 2 पाई। ठीक, ये आ गया वेव का शेप। तो क्या हम इस वेव के शेप को देख के कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है और जो करंट है दोनों साथ साथ चल रहा है? देखो ना, जहाँ पे 0 पे, थोड़ा सा इसको हाईलाइट तरीके से करते हैं, जो देखो वोल्टेज जो है वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सॉरी, ट्रैवल कर रहा है। ठीक, अब करंट की बात की जाए तो करंट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में। दोनों को वेव का जो शेप है वो तो सेम है ना, वेव का शेप तो सेम है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एक साथ एक स्पीड से चल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज का डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये क्या आ गया यार? ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है कि देयर इज नोट, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, देयर इज सॉरी इन प्योरली आर सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज या फिर और फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया कंक्लूजन इस पर्टिकुलर चीज़ से। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वैल्यू का। तो एवरेज वैल्यू का जो डेफिनेशन है वो मैंने क्लास में लिखाया हुआ है कि एवरेज वैल्यू क्या होता है किसी भी करंट का। एवरेज वैल्यू अगर याद हो तो एवरेज वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू बाय यही होता है ना एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ये होता है
तो एवरेज वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो है बेसिकली वेव के शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और चूँकि वेव का जो शेप है वो है आपका साइनोसॉइडल नेचर का, तो इसका मतलब साफ है कि जो एवरेज वैल्यू वही रहेगा। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा आरएमएस वैल्यू के बारे में। तो आई आरएमएस का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आई आर एम एस हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, आई एम बाई रूट 2, यही होता है ना, आई एम बाई रूट 2 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से ऐसे लिए देख सकते हैं कि आई एम इज इक्वल टू रूट 2 इंटू आई आर एम एस, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास जो इक्वेशन है आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर, है ना। तो यहाँ से इस आई एम को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं। हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू रूट 2 इज इक्वल टू वी एम बाई आर, ठीक है। अब यहाँ से जो आई आर एम एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस वी एम बाई रूट 2 आर होगा ना, ठीक है। ठीक, अब एक और चीज़, अब देखिए यहाँ पे ये जो वी एम है इसको भी तो हम लोग आर एम एस के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो वो कैसा लिखा जा सकता है, ये भी हो जाएगा क्या, रूट 2, सॉरी एक मिनट, वी आर एम एस रूट टू बाई रूट 2 इंटू आर, ठीक। क्यों, क्योंकि भी आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी एम बाई रूट 2, ठीक है। तो वहाँ से तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो आई आर एम एस हो जाएगा वो भी बाय वी आर एम एस बाय आर के बराबर हो जाएगा, हो गया ना। तो ये आई आर एम एस का वैल्यू हमको निकल गया, ठीक। अब आई निकल गया, आर एम एस का वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकल गया, ठीक है। और हमारे पास वेव का शेप निकल गया। तो अब लास्टली जो बचता है वो बचता है आपके पास क्या, पावर, ठीक। तो पावर के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, पावर पावर, ठीक है। तो पावर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि पावर जो है वो भी आपका 3 तरीके का है, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज, और एक होता है आपका आरएमएस, ठीक। तो पहला जो है वो है आपका इंस्टेंटेनियस, पीआई नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो पीआई जो हो जाएगा, जो पावर होता है बेसिकली वो क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है ना। तो इसका मतलब है ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू और इंस्टेंटेनियस करंट के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होगा। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं ना, ठीक, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता है, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लिख सकते हैं ना, इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू आ गया, ठीक। ठीक है। अब क्लास में जब मैं आरएमएस वैल्यू के बारे में बता रहा था तो वहाँ पे हमने इस टर्म को, ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको मैंने ब्रेक डाउन किया था, ठीक है। तो उसको कैसे ब्रेक डाउन किया था, उसको मैंने ऐसे ब्रेक डाउन किया था, वी एम इज इक्वल टू आई एम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, यही था ना। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा, इसको ऐसे देख सकते हैं थोड़ा सा, और इसको हम इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। वी एम आई एम बाई 2, मतलब इसको अंदर लेकर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस
कॉस 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं ना इस तरीके से, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ तक ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। अब आगे अगर यदि हम लोग बात करें, ये हो गया फाइनल इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे एवरेज वैल्यू का, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू हो जाएगा पी एवरेज, एवरेज ऑफ दिस, एवरेज ऑफ वी एम आई एम बाई 2 का भी एवरेज हो जाएगा, माइनस एवरेज ऑफ वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी, लिख सकते हैं ना, ठीक। अब यहाँ से एक पॉइंट रिकॉल करना पड़ेगा हम लोगों को, वो ये है कि ये जो टर्म है, पर्टिकुलर टर्म, इसका जो एवरेज वैल्यू होता है ओवर फुल साइकिल, एवरेज ओवर फुल साइकिल इज 0, ठीक। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमारे पास एवरेज में सिर्फ यही ना बचेगा, एवरेज में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? पी एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वी एम आई एम बाई 2, और वी एम आई एम बाई 2 का एवरेज कितना हो जाएगा? सिर्फ इतना, ठीक। तो ये आ गया एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, ये हो गया हमारे पास एवरेज वैल्यू। अब लास्ट बचता है अपने पास आरएमएस वैल्यू, ठीक। अब जो आरएमएस वैल्यू है वो बेसिकली आई आरएमएस और वी आरएमएस पर डिपेंड करेगा। तो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को देखो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग ऐसे देख सकते हैं क्या? वी आरएमएस आई आरएमएस बाई √2 इंटू बाई √2, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। चूँकि ये वाला जो इक्वेशन है ये वी एम आई एम बाई 2, और इसको जो तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वी एम भी हो जाएगा और ये हो जाएगा वी एम आई एम बाई 2 हो जाएगा, या फिर वी आई आर एम एस बाई 2 कर सकते हैं। तो आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है किसी भी सिंगल फेज एसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है। और एक और चीज़ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक यहाँ से ज्ञान दे देता हूँ, वो ये है कि ठीक है, कि पावर का हमारे पास 3-4 फार्मूलाज होता है। जैसे कि पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर, ये होता है पहला, ये सब नोट करके रख लेना। वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, ठीक है। और एक होता है पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये तो पता ही है सबको, काफ़ी बेसिक फार्मूला है, ठीक है। ये 3-4 फार्मूला इसको याद रखना। और ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे स्क्वायर जो लिया गया वो आरएमएस भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ठीक ठीक। तो ये हो गया पूरा चर्चा रिगार्डिंग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट सीरीज टाइप का, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में एंटर करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है इससे आप लोगों को ये जो सिंगल फेज एसी सर्किट का जो पहला टॉपिक है, इसको हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में आइडिया लगा होगा कि हम लोग उस सर्किट को क्यों डेवलप करते हैं और क्या उसमें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये है, बाकी थैंक यू। और वीडियो में अगर यदि कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से सब चीज़ बताया। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।